फिल्म की शुरुआत एक ट्रक के क्वारंटाइन एरिया में आने से होती है और वहां मौजूद स्टाफ तुरंत गाड़ी को डिसइंफेक्ट करना शुरू कर देता है। ड्राइवर उनमें से एक से पूछता है कि क्या हो रहा है, तो वह जवाब देता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा लीक हुआ था, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर आगे बढ़ता रहता है और जब वह बचता हुआ फोन उठाने की कोशिश करता है तो सड़क पर किसी चीज से टकरा जाता है। वह ट्रक से उतरकर देखता है कि वह एक हिरण था, लेकिन जब वह चेक करता है कि उसकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वह उसे सड़क पर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद वह जानवर फिर से जिंदा हो जाता है। सियोक वू अपने ऑफिस में होता है और फोन पर एक क्लाइंट से कुछ स्टॉक्स बेचने के बारे में बात कर रहा होता है। वह एक न्यूज साइट स्क्रॉल करता है जहां एक जलाशय में मछलियों की रहस्यमयी मौतों की खबरें चल रही होती हैं। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है। सियोक वू उसे उस कंपनी के सारे स्टॉक्स बेचने के लिए कहता है। बाद में वह अपनी कार पार्क करता है और फोन पर अपनी एक्स वाइफ से सुआन, उनकी बेटी, को लेकर बहस करता है। अगले दिन लड़की अपने जन्मदिन पर अपनी मां से मिलना चाहती है, लेकिन वह उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता। वह घर पहुंचता है जहां उसकी मां दरवाजा खोलती है। जब वह लड़की के कमरे में जाता है तो उसे अपनी मां से फोन पर बात करते हुए पाता है, जहां वह कह रही होती है कि वह अकेले ट्रेन से जा सकती है। जैसे ही वह उसे सुनती है, फोन काट देती है। सियोक वू सुआन के पास बैठता है और उससे कहता है कि वह एक हफ्ता इंतजार करे। जब उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा तब वह उसे बुसान ले जाएगा। वह उसे जन्मदिन का गिफ्ट पहले ही दे देता है। वह उसे खोलती है, लेकिन पता चलता है कि वही चीज उसे पहले भी मिल चुकी है। वह उससे पूछता है कि उसे और क्या चाहिए, तो वह कहती है कि वह अपनी मम्मी से मिलना चाहती है। सुआन कहती है कि वह अकेले चली जाएगी ताकि उसका समय बर्बाद न हो। सियोक वू और उसकी माँ लड़की के बारे में बात करते हैं। उसकी माँ कहती है कि जब वह बुसान जाए तो अपनी पत्नी से दिल खोलकर बात करे। वह कहता है कि उसके काम के लिए यह बहुत अहम समय है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि यह सुआन की जिंदगी का भी बहुत अहम समय है। फिर वह उसे एक कैमरा देकर चली जाती है, जिसमें लड़की के उस रिसाइटल की रिकॉर्डिंग होती है जहां वह नहीं जा पाया था। सियोक वू वह यह वीडियो देखता है और समझता है कि लड़की कितनी दुखी है, इसलिए वह उसे वहां ले जाने का फैसला करता है। कार में वह सुआन से उस रिसाइटल के बारे में बात करता है और उसे जिंदगी का सबक समझाने की कोशिश करता है। तभी सड़क पर वह लगभग एक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। वे रुक जाते हैं और देखते हैं कि पूरी सुरक्षा टुकड़ी वहां से गुजर रही है। अचानक लड़की देखती है कि आसमान से राख गिर रही है और कार की खिड़की में दूर कहीं आग जलती हुई दिखाई देती है। स्टेशन पर बुसान जाने वाली ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार हो रही होती है। कंडक्टर अपने केबिन में जाता है और अटेंडेंट्स भी तैयारी करने लगते हैं। एक बेसबॉल टीम का कोच सबको बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी उनकी एक चीयर लीडर ओची अंदर आती है और सभी खुश हो जाते हैं। इन गिल जोंग गिल को उबला हुआ अंडा ऑफर करता है। तभी सियोक वू अपनी बेटी के साथ ट्रेन में चढ़ता है। वह अपने ऑफिस में फोन करके कहता है कि वह दोपहर के खाने से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले एक घायल लड़की दौड़कर ट्रेन में चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सुआन देखती है कि एक आदमी स्टेशन के कर्मचारी पर हमला कर रहा है। जो लड़की ट्रेन में चढ़ी थी, उसकी स्टेप बेकर थी। उसकी टांग पर काटने का निशान होता है। यौनसुक एक अटेंडेंट से कहता है कि एक अजीब आदमी ट्रेन में चढ़ा था और काफी देर से बाथरूम में बंद है। सुआन उत्सुक होकर देखने जाती है कि क्या हो रहा है। वह आदमी बार बार कह रहा होता है कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन अटेंडेंट उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे बाथरूम से बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। कटी हुई लड़की ट्रेन में चलते चलते बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। सुआन बाथरूम जाना चाहती है, लेकिन उसकी मुलाकात सांग हुआ से होती है, जो अपनी पत्नी के लिए दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है। वह सुआन से कहता है कि अगले डिब्बे वाले बाथरूम में चली जाए। महिला अटेंडेंट उस घायल लड़की को तड़पते हुए देखती है और तुरंत मेडिकल सहायता के लिए कॉल करती है। सियोक वू अपने फोन की घंटी से जागता है और देखता है कि सुआन गायब है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि पूरे देश में कुछ भयानक हो रहा है। वह फोन काट देता है और लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। डिब्बे में बैठे यात्री टीवी पर फैलती हुई तबाही को देख रहे होते हैं। अटेंडेंट लगातार अपने चीफ को कॉल कर रही होती है। तभी वह घायल लड़की उठ खड़ी होती है और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जब चीफ अटेंडेंट उसकी कॉल का जवाब नहीं मिलता देख डिब्बे की तरफ दौड़ता है, उसी समय सुआन एक टॉयलेट में चली जाती है। वह लड़की अटेंडेंट की पीठ पर चढ़कर उसे काट रही होती है और वे दोनों डिब्बे में दाखिल होते हैं, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं। इसके बाद बेसबॉल टीम पर हमला होता है और अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चीफ अटेंडेंट अगले डिब्बे के यात्रियों से भागने के लिए चिल्लाता है। इसी बीच सियोक वू अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उससे पहले कि वह उसे पा सके, उसे अगले डिब्बे में कुछ अजीब होता हुआ दिखाई देता है। सुआन भी चीखें सुन लेती है। लोग दोनों के पास से भागते हुए निकलते हैं और उसका पिता देखता है कि जंबी बनी अटेंडेंट चीफ पर हमला कर रही है और वह भी जल्दी ही जंबी में बदल जाता है।
सुआन अपने पिता के पीछे दिखाई देती है। वह तुरंत उसे पकड़ता है और दोनों भागने लगते हैं, जबकि पीछे से जंबियों का झुंड पूरी ट्रेन में उनका पीछा कर रहा होता है। सांग हुआ अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग से जल्दी करने के लिए कहता है। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, उनके सामने खड़ी एक महिला को जंबी काट लेता है और सियोंग क्योंग के कहने पर वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर भी हमला हो जाता है। सियोक वू अगले डिब्बे में भाग जाता है, जबकि सांग हुआ जॉम्बी को बाथरूम में बंद कर देता है। वह अपनी पत्नी से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाकी जॉम्बी भी वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ लोग अभी भी टीवी पर सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं। तभी बाकी डिब्बों से भागते हुए लोग अंदर आने लगते हैं। सियोक वू दरवाजा पकड़कर बंद कर देता है, ठीक सियोंग क्योंग के चेहरे के सामने। सांग हुआ किसी तरह एक जंबी से लड़कर बच निकलता है और दोनों डिब्बे में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं, इससे पहले कि वे चीजें अंदर आ सकें। सियोक वू नोटिस करता है कि जंबियों को दरवाजा खोलना नहीं आता और वह आदमी से कहता है कि दरवाजा छोड़ दे। उसे यह भी समझ आ जाता है कि वे तभी हमला करते हैं जब किसी को देख पाते हैं, इसलिए सियोंग क्योंग दरवाजा ढक देती है, जिससे जंबी शांत हो जाते हैं। कंडक्टर घोषणा करता है कि ट्रेन अगले शहर में नहीं रुकेगी, इसलिए यॉन सुक इंटरकॉम पर उससे पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि ट्रेन में क्या हो रहा है। कंडक्टर कहता है कि यह आदेश कंट्रोल सेंटर से आया है। सियोक वू को उसकी मां का फोन आता है, क्योंकि वह उनके लिए चिंतित होती है। वह उससे कहती है कि अपनी बेटी का ध्यान रखना। फोन पर बात करते करते ही वह महिला जॉम्बी में बदल जाती है। सियोक वू समझ जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन वह सुआन को नहीं बताता। ट्रेन धीमी पड़ती है और जिस स्टेशन से वे गुजर रहे होते हैं, वहां के लोग खिड़कियों पर हाथ मारकर मदद की भीख मांगने लगते हैं। तभी जंबी उन पर हमला करके उन्हें खाने लगते हैं। सरकारी घोषणा में एक अधिकारी नागरिकों को बताता है कि कई बड़े शहरों में हिंसक दंगे भड़क उठे हैं, जिनमें बहुत से लोग मारे गए हैं। सरकार ने कई बड़े इलाकों को बंद कर दिया है। ट्रेन में बैठे लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं और लोगों पर हो रहे हमलों की वीडियो देखते हैं। घोषणा जारी रहती है, जिसमें नागरिकों को बताया जाता है कि देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अधिकारी लोगों से कहता है कि वे झूठी खबरों पर भरोसा न करें, शांत रहें और अपने घरों में ही रहें। वह लोगों को भरोसा दिलाता है कि उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ शहर जल रहे होते हैं। ट्रेन के लोग दरवाजों को बंद करके ट्रेन के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। सुआन अपने पिता से कहती है कि उसकी मां का फोन काम नहीं कर रहा, इसलिए सियोक वू उसे बैठाकर खुद फोन मिलाने की कोशिश करता है। इन गिल जोंग गिल को उनके पास वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है, तो लड़की अपनी सीट इन गिल को दे देती है। सांग हुआ पिता और बेटी को आते देखता है और अब भी इस बात से नाराज होता है कि सियोक वू ने पहले उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। सियोक वू लड़की को डांटता है कि वह इतनी निस्वार्थ क्यों बन रही है। वह उससे कहता है कि ऐसे हालात में सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। फिर कंडक्टर की एक और घोषणा होती है कि वे अगले स्टेशन पर रुकेंगे, जहां सेना उनकी ट्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात है। सियोक वू सुन लेता है कि यॉन सुक फोन पर किसी से पूछ रहा है कि कौन कौन से शहर अब भी सुरक्षित हैं, और पता चलता है कि जिस शहर में वे रुकने वाले हैं वह उस सूची में नहीं है। वह अपनी बेटी से कहता है कि वह वहीं रुके और खुद दूसरे डिब्बे में जाकर फोन करने लगता है। सांग हुआ लड़की से उसके पिता के बारे में पूछता है और जब वह बताती है कि वह फंड मैनेजर हैं, तो वह मजाक में कहता है कि इसका मतलब वह खून चूसने वाला है। बच्ची उसकी बात से सहमत हो जाती है और उसकी पत्नी माहौल हल्का करने के लिए उसे कैंडी देती है। फिर वह लड़की से कहती है कि उसके बच्चे को हाय बोले और उसके पेट को छुए। सुआन बच्चे की किक महसूस करती है। सियोक वू एक क्लाइंट को फोन करता है जिसे वह मददगार समझता है। वह उससे उस शहर के बारे में पूछता है जहां ट्रेन रुकने वाली है, तो वह आदमी बताता है कि वहां पहुंचते ही सबको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जब सियोक वू कहता है कि उसकी बेटी भी उसके साथ है और अगर वह मदद करेगा तो वह उसका एहसान मानेगा, तब वह आदमी कहता है कि मेन स्क्वायर की तरफ मत जाना, बल्कि ईस्ट स्क्वायर की तरफ जाना। वह कहता है कि वह अपने आदमियों को पहले से बता देगा। सियोक वू उसी डिब्बे में उस बेघर आदमी को भी देखता है। कुछ देर बाद ट्रेन उस शहर में पहुंचती है जहां सेना को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यॉन सुक सबसे पहले धक्का देकर बाहर निकलता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे उतर जाते हैं, जिनमें सियोक वू और उसकी बेटी भी शामिल होते हैं। बेसबॉल टीम के बचे हुए बच्चे बेसबॉल बैट लेकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं। उधर एक अटेंडेंट कंडक्टर को जॉम्बी वाले डिब्बे को दिखाने ले जाता है। तभी यॉन सुक उनसे मिलता है और बताता है कि बुसान उन आखिरी शहरों में से एक है जो अभी भी खुला हुआ है। वह कंडक्टर से कहता है कि जंबी वाले डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दे, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं होता। कंडक्टर मान जाता है कि उन्हें सीधे बुसान जाना चाहिए, लेकिन पहले बाकी यात्रियों को वापस ट्रेन में लाना चाहता है। उधर यात्री खाली स्टेशन के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। सियोक वू सुआन के साथ एक घेराबंदी वाले इलाके में जाता है ताकि वे ईस्ट स्क्वायर पहुंच सकें। बेघर आदमी भी उनके पीछे पीछे आता है,
क्योंकि उसने फोन पर हुई बातचीत सुन ली थी और वह भी उनके साथ जाना चाहता था। सुआन बाकी लोगों को बताना चाहती है, लेकिन जब उसका पिता उसे ऐसा करने से रोक देता है तो वह उदास हो जाती है। जब बाकी यात्री एस्केलेटर से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी सांग हुआ स्टेशन में कुछ अजीब महसूस करता है। उसी समय उस गलियारे के आखिर में एक आदमी दिखाई देता है जहां सियोकवू और सुआन खड़े होते हैं, तो बेघर आदमी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सियोकवू सुआन से वहीं रुकने को कहता है और खुद भी उनके पीछे जाता है। जैसे ही यात्री एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं, पता चलता है कि वहां मौजूद सारे सैनिक पूरी तरह जी बन चुके हैं। ज़ॉम्बियों का झुंड यात्रियों पर हमला कर देता है। सांग हुआ समय रहते यह देख लेता है और अपनी पत्नी को सीढ़ियों की तरफ खींच लेता है ताकि वे भाग सकें। इसी बीच सियोक वू को उसके क्लाइंट का फोन आता है, जो कहता है कि वह अपने आदमियों से संपर्क नहीं कर पा रहा। तभी गलियारे में उस अधिकारी के पीछे एक जंबी दिखाई देता है और उस पर हमला कर देता है। और भी जंबी आते ही बेघर आदमी फिसल जाता है और वे अधिकारी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। सियोक वू वापस सुआन के पास भागता है, जिसे लगभग एक जंबी खा ही लेता, लेकिन सांग हुआ समय पर उसे बचा लेता है। सियोंग क्योंग सुआन को पकड़ती है और वे सब साथ में भागने लगते हैं। बेसबॉल टीम दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वे अंदर आते हैं, वे तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। सियोक वू एक जंबी को खुद से हटाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। तभी बेघर आदमी उसकी मदद करता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। सांग हुआ उसे देखता है और दरवाजा खोल देता है, फिर सियोक वू के लिए भी उसे खुला रखता है। सभी मिलकर पूरी ताकत से दरवाजा बंद करते हैं और उसे लॉक करने की कोशिश करते हैं। सियोंग क्योंग लगभग ट्रेन तक पहुंच चुकी होती है। तभी वह देखती है कि कुछ यात्रियों को ट्रेन के अंदर मौजूद जंबियों का झुंड बेरहमी से मार रहा है। फिर भी वे सीढ़ियों से नीचे भागते रहते हैं और दूसरी तरफ से यात्री ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। अचानक स्टेशन के जंबियों का झुंड खिड़कियां तोड़कर ट्रेन के अंदर गिर पड़ता है। एक जंबी जोंग गिल के ऊपर आ गिरता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका शरीर इतना टूट चुका होता है कि वह उसे काट नहीं पाता। सियोंग क्योंग और सुआन दूसरी बहन को लेकर उल्टी दिशा में भागती हैं, जबकि एक जंबी उनके पीछे दौड़ रहा होता है। जोंग गिल को एक अटेंडेंट और चीयर लीडर बचा लेते हैं। वे सही समय पर ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी बहन, लड़की और गर्भवती महिला दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और जंबियों के पहुंचने से पहले बेघर आदमी को भी अंदर आने देते हैं। जंबियों का झुंड पूरी ट्रेन को घेर लेता है, इसलिए यौन सुक अटेंडेंट से कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो ट्रेन को तुरंत चलाना होगा। चीयर लीडर कहती है कि वे अभी नहीं जा सकते क्योंकि उसके दोस्त अब भी बाहर हैं, लेकिन अटेंडेंट कंडक्टर को फोन करके ट्रेन चलाने के लिए कह देता है। इसी बीच सांग हुआ आखिरकार दरवाजा लॉक कर देता है। अचानक जंबियों का झुंड कांच तोड़कर अंदर घुसने लगता है, जबकि पुरुष भाग रहे होते हैं। वे देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ी है और तो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं, बेसबॉल टीम के 2 खिलाड़ी जंबियों के हाथों मारे जाते हैं। आखिरी खिलाड़ी डर के मारे वहीं रुक जाता है, लेकिन सियोक-वू उसे खींचकर दौड़ाता है और तुरंत ट्रेन के अंदर ले आता है। सांग हुआ पीछे रह जाता है और सियोक-वू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह आदमी एक डंडा और ढाल उठा लेता है और आने वाले जंबियों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार वह भी ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। उधर कंडक्टर कंट्रोल सेंटर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या बुसान तक का रास्ता खुला है। उसे वहां जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन वह कहता है कि जैसे ही स्टेशन से संपर्क हो उसे तुरंत बताया जाए। सियोंग क्योंग और बाकी लोग 2 जंबी भरे डिब्बों के बीच फंस जाते हैं। वह एक खुला टॉयलेट देखती है और बाकी लोगों को अंदर आने का इशारा करती है। सभी अंदर घुस जाते हैं और जियो जैसे ही सियोंग क्योंग अंदर कदम रखती है, एक जंबी उस पर हमला कर देता है। वे मुश्किल से दरवाजा पकड़े रहते हैं, तभी बाकी जंबी भी वहां पहुंच जाते हैं। ट्रेन के दूसरे हिस्से में कुछ लोग कांच के दरवाजों को ढक रहे होते हैं। तभी कंडक्टर घोषणा करता है कि ट्रेन अब सीधे बुसान जाएगी। चीयर लीडर को आखिरी बचे बेसबॉल खिलाड़ी का फोन आता है और वह कहता है कि उसे माफ कर दे क्योंकि बाकी कोई भी नहीं बचा। उसी समय सियोक-वू अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उसे सांग हुआ की आवाज उसके फोन पर सुनाई देती है। सुआन बताती है कि वे लोग डिब्बा नंबर 13 के टॉयलेट में फंसे हुए हैं। बेसबॉल खिलाड़ी उन्हें बताता है कि बाकी लोग डिब्बा नंबर 15 में हैं। तीनों आदमी बाकी लोगों को बचाने की तैयारी करने लगते हैं। सांग हुआ अपनी योजना समझाता है। वह खुद आगे रहेगा, लड़का बीच में और सियोक-वू पीछे। वे तय करते हैं कि सुरंग आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, जंबी तुरंत उन्हें देख लेते हैं और तीनों लड़ते हुए वे अंदर घुस जाते हैं। सांग हुआ अपने नंगे हाथों से जंबियों को मारना शुरू कर देता है और सियोक-वू उसकी दूसरी तरफ से मदद करता है। लड़का अपने बेसबॉल बैट को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और तीनों मिलकर एक अजेय टीम की तरह लड़ते हैं। अगला डिब्बा जंबी बने बेसबॉल खिलाड़ियों से भरा होता है और यह देखकर लड़का डर के मारे जम जाता है। सांग हुआ उसे पीछे धकेल देता है और खुद जंबियों से भिड़ जाता है।
सियोक वू भी एक बैट उठाकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है। दोनों बेसबॉल जॉम्बियों के साथ फंस जाते हैं और लड़का कुछ नहीं कर पाता। अचानक ट्रेन दूसरी सुरंग में प्रवेश करती है और जॉम्बी अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। सियोक वू बैट से आवाज करता है और सारे जॉम्बी उस आवाज की तरफ भागते हैं, जिससे वे लोग वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वे दरवाजों के पार पहुंचते हैं, ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है और जॉम्बी फिर से हमला करने लगते हैं। वे डिब्बों के बीच थोड़ी देर आराम करते हैं। तभी सियोक वू को एक आइडिया आता है कि सुरंग में फोन को ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे अंधेरे वाले डिब्बे में घुसते हैं, जहां जॉम्बी उन्हें देख नहीं सकते। सियोक वू सांग हुआ का फोन डिब्बे के पीछे फेंक देता है। फिर वह उस फोन पर कॉल करता है और सारे जॉम्बी उस आवाज की तरफ भाग जाते हैं, जिससे वे बिना लड़े बच निकलते हैं। आखिरकार वे टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बेसबॉल खिलाड़ी एक और टॉयलेट ढूंढ लेता है और जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंचती है, वह बाकी लोगों को उसके अंदर ले जाता है। सियोक वू ने यह समझ लिया होता है कि अगली सुरंग आने में कितना समय लगेगा और लड़का डिब्बा नंबर 15 में अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है। चीयर लीडर यह सुनकर खुश हो जाती है कि वह जिंदा उनके डिब्बे तक पहुंचने वाला है, इसलिए वह यह खबर बाकी लोगों को भी बताती है। लेकिन यौन सुख को उनका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे डर होता है कि वे संक्रमित हो सकते हैं। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत दिखाई देते हैं। चीयर लीडर अटेंडेंट से विनती करती है कि वह बाकी लोगों को समझाए, लेकिन वह भी यौन सुख की बात मान लेता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में पहुंचती है, सभी लोग टॉयलेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उन्हें जॉम्बियों के बीच से निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। सभी लोग सामान रखने वाली ऊपरी रैक के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। सियोक वू जॉम्बियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और बाकी लोग सुरक्षित नीचे उतर जाते हैं। फिर वे अगले डिब्बे की तरफ बढ़ते हैं। उसी समय बेघर आदमी गिर पड़ता है और सियोक वू उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। ट्रेन के सुरंग से बाहर निकलते ही सियोक वू और बेघर आदमी उसी डिब्बे में फंस जाते हैं। सियोक वू गिनती करता है कि कब भागना है, लेकिन तभी बेघर आदमी गलती से एक सोडा कैन पर पैर रख देता है और आवाज सुनकर जॉम्बी उनकी तरफ आ जाते हैं। फिर भी दोनों किसी तरह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक जॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है, इसलिए सांग हुआ उसे पकड़े रहने पर मजबूर हो जाता है। बेसबॉल खिलाड़ी दूसरे डिब्बे में अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाता है, क्योंकि वह दरवाजा बंद होता है। डिब्बा नंबर 15 के लोग अपनी तरफ से दरवाजा बंद कर चुके होते हैं और लड़की को यह बात बताने से रोकते हैं। सियोक वू सांग हुआ की मदद करने जाता है, जबकि लड़का दूसरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक एक जॉम्बी सांग हुआ को काट लेता है। आखिरकार वे दूसरे डिब्बे का दरवाजा तोड़ देते हैं और बेसबॉल खिलाड़ी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन यौन सुख दरवाजा पकड़कर रोक लेता है। जब बाकी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तब जोंग गिल और चीयर लीडर अंदर से उनसे लड़ने लगती हैं। सियोंग क्योंग अपने पति की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वह उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर वह सियोक वू से कहता है कि वह उसकी पत्नी को लेकर चला जाए, क्योंकि अब उसकी ताकत खत्म हो रही है। सांग हुआ उससे अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए कहता है और सियोक वू माफी मांगता है। अचानक दरवाजा टूट जाता है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। सांग हुआ आखिरी दम तक लड़ता रहता है और जमे जंबियों को रोककर बाकी लोगों को समय देता है। बाकी लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। सियोक वू अपनी बेटी और सियोंग क्योंग को पकड़ लेता है, लेकिन वह इनगिल को समय रहते नहीं बचा पाता। वह दरवाजा बंद कर देता है और तुरंत यौन सुख पर हमला कर देता है, उसे हरामी कहकर चिल्लाता है। यौन सुख कहता है कि सियोक वू संक्रमित है और अटेंडेंट उन्हें वेस्टिब्यूल में जाने के लिए कहता है। डिब्बा नंबर 15 के बाकी यात्री भी उनसे बाहर जाने को कहते हैं। सबसे पहले बेघर आदमी बाहर जाता है। चीयर लीडर उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वह बेसबॉल खिलाड़ी के साथ चली जाती है। सियोंग क्योंग सुआन से कहती है कि उन्हें भी जाना चाहिए और सियोक वू भी उनके पीछे चला जाता है। बाकी यात्री उन्हें वेस्टिब्यूल के अंदर बंद कर देते हैं। जोंग गिल दरवाजे के दूसरी तरफ अपनी जॉम्बी बनी बहन को देखती है और कोई उसे रोक पाता उससे पहले ही वह दरवाजा खोल देती है। डिब्बा नंबर 15 के यात्रियों पर तुरंत जॉम्बियों का झुंड टूट पड़ता है। उधर कंडक्टर फिर से संपर्क करके बुसान की स्थिति पूछता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वह शहर में लगी आग को देख लेता है। आखिरकार सियोक वू अपनी बेटी से बात करता है। वह उससे कहता है कि उसके जन्मदिन पर वह उसे उसकी मां के पास जरूर ले जाएगा। बाद में सियोक वू को उसके असिस्टेंट का फोन आता है, जो उसे बताता है कि बुसान बाकी सभी शहरों की तुलना में सबसे सुरक्षित है। वह यह भी बताता है कि यह वायरस उनकी ही एक कंपनी से शुरू हुआ था। अचानक ट्रेन जोर से ब्रेक लगाती है, क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है। कंडक्टर घोषणा करता है कि वह बाकी बचे लोगों को बुसान पहुंचाने के लिए दूसरी ट्रेन ढूंढेगा। यौन सुख और अटेंडेंट किसी तरह जॉम्बी हमले से बच जाते हैं। कंडक्टर सबसे पहले जिस ट्रेन को देखता है वह जॉम्बियों से भरी होती है, इसलिए वह दूसरी ट्रेन खोजने निकल जाता है। सियोक वू बाकी लोगों से कहता है
कि उन्हें आगे बढ़कर बुसान पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उधर कंडक्टर लगातार दूसरी ट्रेन की तलाश करता रहता है। आखिरकार उसे एक खाली ट्रेन मिलती है और वह उसे चलाने लगता है। इसी बीच यॉन सुक और अटेंडेंट टॉयलेट में फंसे होते हैं। यॉन सुक अटेंडेंट से कहता है कि वह पहले बाहर जाए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, यॉन सुक उसे जंबियों की तरफ धक्का दे देता है ताकि खुद बच सके। उसी समय एक जलती हुई कार उन ट्रेनों से टकरा जाती है जहां बचे हुए लोग मौजूद होते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। बेसबॉल खिलाड़ी चीयर लीडर को एक ट्रेन के अंदर पहुंचाता है और खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी यॉन सुक अंदर घुस आता है। वह लड़की को बलि चढ़ाकर खुद बच निकलता है और बेसबॉल खिलाड़ी को जॉम्बी से लड़ने के लिए छोड़ देता है। किसी तरह वह जॉम्बी को मार देता है, लेकिन लड़की उसकी बाहों में ही जॉम्बी में बदलने लगती है और फिर उसे काट लेती है। उधर सुआन सियोक वू को जगाती है। वह दोनों, सियोंग क्योंग और बेघर आदमी, एक जॉम्बी वाले डिब्बे के नीचे फंसे हुए होते हैं। यॉन सुक भागकर चलती हुई ट्रेन की तरफ जाता है और जब कंडक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, तब वह उसे भी पीछे छोड़ देता है। ट्रेन का डिब्बा लगातार गिरता जा रहा होता है, लेकिन सियोक वू वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही सियोक वू पीछे मुड़कर बाकी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, रास्ते का हिस्सा अचानक भिक्षयक ढह जाता है। ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां टूट जाती हैं और जंबी अंदर घुसने लगते हैं। बेघर आदमी लड़कियों तक जंबियों को पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। सियोक वू फिर से रास्ता खोल देता है और दोनों लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, जबकि वह आदमी पीछे रह जाता है। सियोंग क्योंग, सियोक वू और सुआन जंबियों के झुंड से बचते हुए चलती ट्रेन की तरफ भागते हैं। स्टेशन के सारे जॉम्बी उस ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं। तीनों किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जॉम्बी भी उनके पीछे चढ़ाते हैं। जॉम्बी ट्रेन से लटके रहते हैं और सियोक वू उन्हें हटाने की कोशिश करता है। आखिरकार वह उन्हें नीचे गिराने में सफल हो जाता है। तीनों कंडक्टर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन केबिन में उन्हें आधा जॉम्बी बन चुका यॉनसुक मिलता है। वह किसी तरह दरवाजा खोल देता है। सियोक वू उससे कहता है कि वह संक्रमित है, लेकिन जैसे ही उसका बदलाव पूरा होता है, वह उन पर हमला कर देता है। सियोक वू उससे लड़ता है और सियोंग क्योंग उसे उसकी पकड़ से छुड़ाती है। तभी यॉनसुक सियोक वू को पकड़ लेता है और उसे काट लेता है। सियोक वू खुद को ट्रेन से जंजीर से बांध लेता है और फिर यॉनसुक को बाहर फेंक देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वह भी संक्रमित हो चुका है, इसलिए बदलने से पहले वह दोनों को केबिन के अंदर भेज देता है और उन्हें बताता है कि ब्रेक कहां है। सियोक वू सुआन से कहता है कि वह सियोंग क्योंग के साथ रहे और सुरक्षित बुसान पहुंच जाए। सुआन उसे जाने नहीं देना चाहती, लेकिन जॉम्बी बनने से पहले सियोक वू खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और केबिन से बाहर चला जाता है। पीछे सुआन रोती और चिल्लाती रह जाती है। जैसे ही वह जॉम्बी में बदलने लगता है, उसे वह दिन याद आता है जब सुआन पैदा हुई थी। फिर वह ट्रेन से नीचे कूद जाता है। सियोंग क्योंग और सुआन को ट्रेन रोककर उतरना पड़ता है क्योंकि आगे पटरियों पर रुकावट होती है। दोनों मलबे और लाशों के बीच पैदल चलना शुरू करती हैं। आखिरकार वे एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करती हैं। सुरंग के दूसरी तरफ सेना तैनात होती है। एक स्नाइपर उन दोनों पर निशाना साधे होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वे संक्रमित हैं या नहीं। उन्हें मार देने का आदेश आने ही वाला होता है, तभी अचानक सुआन अपने रेसाइटल वाला गाना गाने लगती है। सैनिक तुरंत संदेश भेजते हैं कि वहां जीवित बचे लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप इस फिल्म का दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट्स में एक दिल जरूर छोड़ें। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।